नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 5 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आशा है वो सभी चैप्टर आपको जरूर समझ में आए होंगे। जहां आज की क्लास में हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, भौतिक विशेषताएं, संपर्कों का रूप, समाज और धर्म। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं क्या थीं, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी, हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनकी विशेषताएं किस प्रकार की थीं, औजार और उपकरणों का प्रयोग हड़प्पा वाले किस प्रकार से करते थे। इतना ही नहीं, हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों की भी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। लाइक डैट हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, सुतकांगडोर के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे क्या हड़प्पा सभ्यता का अन्य सभ्यताओं से संबंध था, और अगर ये संबंध था तो ये संबंध कैसा था। खासतौर पर फारस की खाड़ी और मैसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वालों के व्यापारिक संबंध थे। तो ये बात हमें कैसे पता चलती है कि हड़प्पा वालों के मैसोपोटामिया और खाड़ी के देशों से संबंध थे। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, खान पान कैसा था, भाषा व लिपि कैसी थी, इन तमाम चीज़ों की चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होगा जिसे हम 2 से 3 पार्टों में कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है जो कि हमें कुल मिलाकर ये पढ़ाया जाएगा प्रस्तावना में कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, गांव के कस्बों और नगरों की ओर। तो देखो, चैप्टर नंबर 5 में आपने ये पढ़ा था कि कुछ चरवाहे, घुमंतू, खेतिहर समुदाय सिंधु के मैदानों में आकर बसे थे। यानी कुछ घुमंतू जनजातियां थीं और वो आकर सिंधु के मैदानों में बसी और इस प्रकार से वहाँ पर बस्तियों की बनावट शुरू हुई। और धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो नगर थे ये आबाद होने लगे और इनका दूसरे दूसरे क्षेत्रों से संपर्क भी होने लगा। आगे चलकर इन्हीं छोटे छोटी कम्युनिटी के आधार पर एक बड़ी नगर की नींव पड़ी, और इस नींव जो इस जिस बड़ी नगर की नींव पड़ी उसी नगर को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े नगरों की मौजूदगी थी जो कि उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके साथ साथ वहाँ पर कुशल कारीगर थे, दूर दराज के साथ व्यापार भी होता था। समाज में धनी और निर्धन दोनों ही प्रकार के लोग रहते थे। इसके साथ साथ शासन व्यवस्था भी थी। हालांकि हमें हड़प्पा के राजाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है, क्योंकि हड़प्पा में जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। बट फिर भी हड़प्पा में जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जो वहाँ पे संरचनाएं मिली हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े सभा भवन मिले हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा में कोई शासन व्यवस्था थी। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र में जो कम्युनिटीज़ मिली हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती थी, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। हड़प्पा की बस्तियों में अधिकतर गुलाबी रंग की मिट्टी के बर्तनों को पहचाना जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों का ऊपरी भाग लाल रंग का था। मिट्टी के इन बर्तनों पर काले रंग से पेड़, पशु, पक्षियों, इन सब के चित्र बने होते थे। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से आरंभिक सभ्यता से परिपक्वता की ओर बढ़ी, एक नगरीय सभ्यता बनी, ये तमाम चीज़ें लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाई गई थी। अब बात यह आती है कि हड़प्पा सभ्यता के स्रोत क्या हैं, यानी कि किन स्रोतों से आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो हड़प्पा नाम की एक बस्ती और मोहनजोदड़ो नाम की जो बस्ती है वहाँ से खुदाई के दौरान जो जो सामान मिला उसके आधार पर पुरातात्विदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो रिपोर्टें तैयार करी हैं उनके आधार पर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। हड़प्पा में खुदाई जो है वो 1921 में आरंभ हुई और तब से हड़प्पा की बस्तियों का लगातार पता लगाया जा रहा है और वर्तमान तक में यहाँ पर खुदाइयाँ हो रही हैं। सर जॉन मार्शल को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने का श्रेय जाता है। इसके अलावा सर जॉन मार्शल की बात करें, सर मार्टिमर व्हीलर की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं हड़प्पा के मामले में, जिन्होंने बड़े पैमाने पर मार्टिन व्हीलर की बात करें तो कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब इन्हीं के मेहनत का प्रयास है। और वहीं जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के सामने एक घोषणा करी थी कि आज से 5000 साल पहले सिंधु नदी के पास कोई सभ्यता फल फूल रही है। आगे चलकर और भी सारे विद्वानों ने भौतिक अवशेषों का गहराई से अध्ययन किया और अतीत को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अब तक 1000 से भी ज़्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है वो पुरातात्विदों द्वारा की गई खुदाइयों से जो सामान मिल रहा है उसका अध्ययन करने के पश्चात ही हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि हड़प्पा के निवासी किस प्रकार का जीवन यापन करते होंगे। आगे चलकर जो खुदाई कार्य हुए हैं उससे हमें ये पता चल रहा है, ये मैंने देखो मेन चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं यहाँ पर, कि हाकड़ा घाटी में, हाकड़ा नदी के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे गंवरी वाला
पंजाब में फुर्कसलान नामक कुछ स्थान इतने बड़े हैं जितना बड़ा मोहनजोदड़ो है। खुदाई करने वालों ने लेकिन अभी इन क्षेत्रों को, गंवरी वालों को, फुर्कसलान को छुआ नहीं है। उसका रीज़न है, खुदाई कार्य करने के लिए एक बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत होती है और उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर मानव श्रम की भी जरूरत पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और पाकिस्तान दोनों ही सरकारों के पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो इतना ज़्यादा पैसा आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट पे खर्च कर पाते और हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते। हालांकि भारतीय क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य हुए हैं और हड़प्पा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ और भी मिली हैं, बट पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, वहाँ पर अभी ये सब कार्य नहीं हो पाए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत हैं वो भौगोलिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और बड़े पैमाने पर आज भी खुदाई जारी है, जिनसे हमें जो सामान मिल रहा है उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में नई नई खोजें आ रही हैं। जैसा कि मार्टिन व्हीलर ने लगभग 20 साल पहले लिखा था, वैसे 1944 में इन्होंने शुरुआत करी थी। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की तरफ विकसित थी और इसमें जो लोग रहते थे उनके और हड़प्पा वालों के बीच में कोई समानता नहीं थी। यानी कि मार्टिन व्हीलर ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे और जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनके बीच में कोई समानता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो सामग्री मिली है, उत्खनन के दौरान जो सामान मिला है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी जब तक हड़प्पा सभ्यता की सभी क्षेत्रों की खुदाइयाँ नहीं हो जाती तब तक हड़प्पा के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देना बड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो ये तो हो गई हड़प्पा के स्रोत के बारे में। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्रोतों के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिला, यानी कि कोई किताब हमारे पास नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारे हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोतों का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य हुए हैं और उन खुदाई कार्य के दौरान जो वहाँ से बर्तन मिले हैं, सामान मिला है, अभिलेख मिले हैं, धातुएं मिली हैं, उसके आधार पर बस इतिहासकार अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी रही होंगी। इन सभ्यता के लोग सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इस प्रकार से निर्वाह करते होंगे। आगे इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता ज्योग्राफिकल वे में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक नक्शा दिया हुआ है, ये पूरा हड़प्पा का क्षेत्र है। भारत में अगर हम जम्मू के मांडा से बात करें तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान तक के क्षेत्र में हड़प्पा का विस्तार है। ये पूरा हड़प्पा का मैप है जहाँ हड़प्पा फैली हुई है। तो विद्वानों का ये विश्वास है कि हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदड़ो की जो अक्षरेखा है ये हड़प्पा सभ्यता का केंद्र बिंदु होगा। यानी कि जो घग्गर नदी है वो वाला जो क्षेत्र है और जो मोहनजोदड़ो वाला एरिया है जो कि सिंध के लरकाना जिले में है, ये में भी हड़प्पा का केंद्र बिंदु रहा होगा, ये हड़प्पा का सेंट्रल पॉइंट रहा होगा। और ज़्यादातर जो हड़प्पा बस्तियाँ हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में बसी होंगी। मैप में अगर आप देखोगे तो मैप में यहाँ पर ये पूरा एरिया आपको दिखाई देगा हड़प्पा का, ठीक है, जिसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की जा रही है। आगे आगे ये बताया गया है जो यहाँ की भूमि है वो एकदम समतल है, सपाट है, तो जीवन यापन आराम से हो सकता है, क्योंकि कृषि कार्य अगर आपको करने हैं तो समतल मैदान चाहिए, क्योंकि उससे आगे हिमालय क्षेत्र है और हिमालय जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बर्फीला है। तो मानसून की वर्षा आने से पहले यहाँ पर बाढ़ के बारे में पता चल जाता है। खेती और चारागाहों की संभावना यहाँ समतल मैदानों पर रही है सिंधु वाले इलाकों में। तो अगर हम बात करें कि सिंधु से आगे अगर हम जम्मू के आगे जाएं तो वो पूरा हिमालयी इलाका है, तो पहाड़ों पर तो गुजर बसर करना आसान नहीं था, क्योंकि इंसान जो प्रारंभिक अवस्था में पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति से ही डरता था, प्रकृति के अनुसार ही ढालता था, नदियों के ऊपर डिपेंड था। इसलिए शुरुआती जो सभ्यताएं हैं, चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता देखो, मिस्र की सभ्यता देखो या हड़प्पा सभ्यता देखो, ये सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही आपको मिलेगी। तो इसमें क्योंकि नदियों के किनारे वाली ज़मीन उपजाऊ होती है, कृषि योग्य अच्छी होती है, इसी वजह से यहाँ के मैदानों में बड़े पैमाने पर लोग बसना शुरू हुए। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हिमानी या नदियाँ हैं, यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, बर्फ वाली जो नदियाँ हैं, ग्लेशियर से निकल रही हैं, तो इनमें साल भर पानी भी रहता है। बोलन दर्रे और मंचाल झील के निचले भाग में ये सब चीज़ें स्थित हैं। आगे कुछ क्षेत्र बंजर और शुष्क प्रदेश भी हैं। हरियाली बाहरी इलाकों में नजर आती है। नौशारो, जुदेर, जोदड़ो, अली मुराद जैसे स्थान इसी क्षेत्र में स्थित हैं। मकरान तट की बात की जाए, सुतकाहा और सुतकांगे डोर की जो बस्तियां हैं बालूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो शुष्क भाग है। यानी कि शुष्कता का अर्थ ये है कि यहाँ पर बारिश कम होती है और खेती की संभावनाएं कम हैं। हड़प्पा सभ्यता के अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करोगे तो आप बड़गांव, मनपुर, आलमगीर जैसी बस्तियां आपको दिखाई देंगी। आजकल ये इलाका उत्तर प्रदेश में आता है। गंगा यमुना दोआब में स्थित इन स्थानों में जीवन निर्वाह की व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी थी। इन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती थी, घने जंगल थे, तो जो चारागाह लोग थे यहाँ पर इन्होंने स्थायी बसना शुरू करा और गेहूं का उत्पादन शुरू किया। इसी प्रकार से जम्मू में मांडा, पंजाब में रोपड़ वो स्थान है
जहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी छोर कहलाते हैं। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के हम उत्तरी छोर की बात करें तो जम्मू में मांडा है, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, और गुजरात में भोगवा नदी के किनारे की जो बस्तियां हैं ये दक्षिणी सीमाएं हैं। यानी कि उत्तर में जम्मू में मांडा और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर और बालूचिस्तान तक, जो मैंने आपको पहले बताया। गुजरात की अगर बात करो तो गुजरात में बसावट का स्वरूप एक जैसा नहीं था। कच्छ की खाड़ी के पास कठियावाड़ के जो छोटे छोटे पठार थे, यहाँ पर असमतल भूमि थी। तो कांबे की खाड़ी और कच्छ के रण, जो कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, यहाँ पर विशाल समुद्री तट था। गुजरात में हड़प्पा के लोग चावल और ज्वार बाजरे को भोजन के रूप में यूज करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, ये बात हमें पता है। इसका क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी बड़ा था। मेसोपोटामिया, जिसे आज ईरान इराक के नाम से जाना जाता है, यहाँ की बस्तियां नदी मैदानों के पार घने समूह में फैली हुई थी। दजला और फरात नदियां थी यहाँ पर। ऐसी भारत में खग्गर आंकड़ा नदी की जो बस्तियां हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी बस्तियां मिली हैं, लेकिन ये कम घनी थी। अफगानिस्तान में एक इलाका है शोरतुघई। शोरतुघई के सबसे निकट का हड़प्पा पड़ोसी 300 किलोमीटर दूर था। यानी कि शोरतुघई एक सबसे अलग थलग बस्ती थी, बहुत दूर बस्ती थी, लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही आती है। विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो की जनसंख्या लगभग 35,000 रही होगी उस समय पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे, तो लोहे के हल का प्रयोग वो नहीं करते थे। तो हड़प्पा का अगर आप भौगोलिक विस्तार अगर आपसे पूछें, तो आपको हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जो जो बस्तियां हैं, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अब हम हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों की बात करेंगे, और वो केंद्र कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं इनकी बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो सबसे पहले हड़प्पा ही है। तो हड़प्पा पहली बस्ती थी जहां से खुदाई की गई। सन 1920 के आरंभ में दयाराम साहनी, माधवराव वत्स और मार्टिन व्हीलर जैसे जो पुरातात्विद हैं, इन्होंने आगे चलकर हड़प्पा में खुदाई कार्य किए हैं। यह बस्ती हड़प्पा में जो हड़प्पा बस्ती है, ये पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित थी। यानी कि हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे पर है। मैं हड़प्पा नगर की बात कर रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता नहीं। जब हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तो उसमें सारे के सारे नगर आते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ हड़प्पा की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक जगह का नाम है। इसी जगह के नाम की वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। तो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो लगभग ये 3 मील के घेरे में फैले हुए हैं इसके अवशेष। लेकिन हड़प्पा के इधर उधर और आसपास की बस्तियों में कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि हड़प्पा के आसपास के एरिया में देखोगे तो कोई नामो निशान है ही नहीं कि वहाँ पर लोग रहते भी होंगे। हड़प्पा में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग खाद्य उत्पादन से अलग अलग क्रियाओं में लगा हुआ था। यानी कि हड़प्पा नगर में जो लोग रहते थे वो कृषि से संबंधित कार्य ना करके बल्कि और भी बहुत सारे कार्य करते थे। लाइक डैट, वो प्रशासन चलाते होंगे, व्यापार करते होंगे, कारीगरी करते होंगे, या किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए होंगे। क्योंकि ये लोग अब अन्न तो उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन खाते तो होंगे, तो अन्न के लिए इन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता होगा। तो अपने भरण पोषण के लिए दूसरे क्षेत्रों से व्यापार भी करते होंगे। अनाज ढोने का काम बैलगाड़ियों और नावों द्वारा किया जाता होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि आस पड़ोस के गांव के लोग नदियों में, बाढ़ मैदानों में जगह बदल बदल कर खेती करते रहते होंगे। हड़प्पा की स्थिति इसलिए उत्कृष्ट मानी जाती है क्योंकि यहाँ दूर दराज से आकर्षक वस्तुएं लाई जाती थी। तो हड़प्पा के लोग व्यापार करते होंगे डेफिनेटली। तो अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित एक शहर था, ठीक है, जो कि पश्चिमी पंजाब में है। यहाँ के लोग अन्न उत्पादन के बजाय और भी बहुत सारे कार्य करते थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त थे, व्यापार करते होंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ पर ऐसा खुदाई के दौरान मिला है। हड़प्पा की किलेबंदी की दीवार आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान में स्मारक संख्या PB 138 के रूप में है। ये यहाँ पर जो ये चित्र दिया है। आगे आपको मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित शहर है, और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से हमें नगर नियोजन के बारे में पता चलता है, गृह निर्माण, एक घर कैसे बने हुए थे ये पता चलता है, मुद्रा और मोहरों के बारे में सारी जानकारी मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। इसकी खुदाई का जो श्रेय है वो रखालदास बनर्जी को जाता है और सर जॉन मार्शल को जाता है। आगे चलकर अर्नेस्ट माइके और जॉर्ज डेल्स ने भी यहाँ की खुदाई कार्य किए हैं, और यहाँ के नक्शे तैयारी का काम 80 के दशक तक चलता रहा है। यहाँ आप देख सकते हो मोहनजोदड़ो की किलेबंद दीवारें हैं, ठीक है, ये जो चित्र है यहाँ पर। खुदाई से पता चलता है कि यहाँ के लोग बड़े लंबे समय तक रहे हैं। एक ही जगह पर मकानों का निर्माण हुआ है और फिर से दोबारा से मकानों का पुनर्निर्माण किया है। इमारतों के जो अवशेष हैं वो मलबे के ढेर की ऊंचाई पर 75 फीट की ऊंचाई पर आपको दिखाई देंगे। ये माना जाता था कि नदियों में बार बार बाढ़ आती होगी, वो मिट्टी छूट वहीं रह जाती होगी, फिर मिट्टी के ऊपर दोबारा बसना जारी रहता होगा, फिर बसना जारी रहता होगा, फिर बसना जारी रहता होगा, इसलिए ये परत दर परत मिट्टियाँ मिलती चली गई हैं।
आप देखेंगे यहाँ किताब में लिखा है, सदियों से बराबर जमा होती गई गाद की वजह से मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि है वो लगभग 30 फुट ऊंची हो चुकी है। तो जो ऊंचाई मिली है ये इसी वजह से मिली है कि नदियों की जो गाद आके यहाँ जम जाती थी, लोगों के घर नीचे पड़ जाते थे और दोबारा से फिर ये वहाँ पर पुनर्निर्माण करते थे। आगे चैप्टर में विस्तृत रूप से इन सब की चर्चा की जाएगी। आगे हड़प्पा की तीसरी प्रमुख बस्ती कालीबंगन के बारे में बताया गया है। कालीबंगन की बस्ती राजस्थान में घग्गर नदी के सूखे तल के आसपास स्थित थी। इस क्षेत्र में हड़प्पा की बस्तियों की संख्या सबसे अधिक है। कालीबंगन की खुदाई 1960 के डिकेड में बी के थापर के निर्देशन में की गई थी। इस स्थान से पहले भी हड़प्पा की बस्तियां मौजूद थीं, ये माना जाता है। हड़प्पा और कालीबंगन के लोगों के बीच धार्मिक विचारों में बहुत अंतर था, यानी कि हड़प्पा बस्ती के लोग और कालीबंगन बस्ती के लोग अलग अलग धार्मिक परंपराओं के होंगे। आज का हरियाणा, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हड़प्पा युग से बाड़ा, सीसवाल, आलमगीर जैसी बस्तियां मिली हैं। अगर हम कालीबंगन की बात करें तो यहाँ से मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे हमें वहाँ की स्थानीय परंपराओं के बारे में पता चलता है। आगे लोथल के बारे में बताया गया है। गुजरात में रंगपुर, सूटकोटला, लोथल जैसी बस्तियां पाई गई हैं। लोथल कॉम्बे की पहाड़ी के तट से लगा हुआ एक सपाट क्षेत्र है और यहाँ पर एक जहाजी पोतगाह के बारे में पता चलता है। अगली जो बस्ती है वो है सुत कांगंडोर। ये पाकिस्तान ईरान सीमा से लगे मकरान समुद्री तट के पास स्थित है। आजकल ये बस्ती सूखे बंजर मैदानों में स्थित है। बंजर भूमि में स्थित होने की आशंका है। यह माना जाता है कि यहाँ पर मे भी एक बंदरगाह होगा, यानी कि पानी के जहाज यहाँ से आवाजाही करते होंगे। जहाज की बात नहीं करूँगा मैं, नाव की बात करूँगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक अब तक हमने चैप्टर में ये पढ़ा है कि हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और सूतकांगडोर के बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर में बताया गया है। आगे इस चैप्टर में हड़प्पा की कुछ भौतिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है, सिंधु लिपि के बारे में बताया गया है और जीवन यापन के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।